वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कैपजेमिनी में मास हायरिंग चल रही है लगातार बैक टू बैक डिफरेंट बैचेज के लिए। तो अगर आप लोगों ने कैपजेमिनी में अप्लाई किया है तो आपको सबसे पहले इनका ऑनलाइन टेस्ट देना रहेगा और ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न ये रहता है, 4 सेक्शन आपको मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो स्टार्टिंग के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सेक्शन एलिमिनेटरी राउंड है, यानी तीनों राउंड्स आप लोगों को क्लियर करने होंगे। उसके बाद ही आपको टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू की कॉल आने वाली है, जबकि जो बिहेवियरल राउंड है वो आपका एलिमिनेशन राउंड नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं सूडो कोड के, इंग्लिश एमसीक्यू के और गेम बेस्ड टेस्ट के, और हम लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, डिटेल में हम लोग सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी नई वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब अपडेट्स हैं। कई बार हम लोग यूट्यूब के थ्रू नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो हम आपको व्हाट्सएप पर भी जॉब अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कर लेना, जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग राउंड 1, जो कि रहेगा आपका सूडो कोड टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये एलिमिनेशन राउंड रहेगा। तो अगर आप ये वाला राउंड क्लियर करते हैं, उसी के बाद आप फर्दर राउंड्स के लिए प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको इस सूडो कोड का आउटपुट आपको निकालना है। तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके से सोल्व करना रहता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको हर एक स्टेटमेंट पर जाना होगा। m=m+1, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 9+1, जो कि हो जाएगी 10। n=n-1, यानी 6 - 1 = 5। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट में m=m+n, यानी कि 10 + 5 = 15। तो m की वैल्यू हो गई 15। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इफ़ m इज ग्रेटर देन n देन प्रिंट m एल्स प्रिंट n। तो m की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 15 और n की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, तो ये वाला पहले वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि m की वैल्यू आपकी 15 थी और n की वैल्यू थी आपकी 5, तो क्योंकि 15 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आपको प्रिंट m यहाँ पर आप कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो 15 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं सेकेंड की तरफ। तो देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि जो आपका ये वाला लूप है, ये आपका कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो आप लोग चल सकते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए, पहले तो आपने x और y को डिक्लेयर कर दिया है, तो हमें देखना है। देखिए, जब x की वैल्यू 5 होगी तब क्या होगा। जब x की वैल्यू 5 होगी तो मुझे ये देखना है कि ये कितनी बार चलेगा। तो देखिए, y = 1 है, y <= 5 हो जाएगा, और y++। ठीक है, तो ये चलेगा आपका 5 टाइम्स, यानी जब x की वैल्यू आपकी 5 है, ये 5 टाइम्स चलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, और हमें कब तक डिक्रीमेंट करनी है, जब तक ये 1 नहीं हो जाती वैल्यू। ठीक है, तो यानी जब इस वाले x की वैल्यू अगर 5 है, तो y वाला लूप आपका 5 टाइम्स चला है। उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4, और जब x की वैल्यू 4 होगी तो ये वाला y वाला लूप आपका 4 टाइम्स चलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं y < 4 हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से जब x की वैल्यू 3 होगी, ये वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा, 2 होगी तो 2 टाइम्स चलेगा, और 1 होगी तो 1 बार चलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो टोटल कितनी बार चला आपका लूप, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, जो कि हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इसमें आपको इस वाले सी कोड का आपको आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। आपको शुरू में इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया है इंटीजर a और b की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू 10 है। इसके बाद आप ये वाली स्टेटमेंट देखिए, तो आपको ये समझना है कि इफ़ a = 5, तो मैं आपको बता दूं कि ये a = 5 नहीं है, यानी इसमें हम लोग a की वैल्यू जो है वो 5 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि a में 5 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो हम ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि अगर a की वैल्यू 5 है तभी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, बल्कि हमने तो ये लिखा है कि इफ़ a = 5। तो आपको ये देखना है जो ये a = 5 है, ये नॉन जीरो वैल्यू है या फिर जीरो वैल्यू है। अगर जीरो वैल्यू है तो जो ये वाली इफ़ वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन अगर नॉन जीरो है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखिए, आप इफ़ के अंदर अगर ये लिखोगे तो ऑफकोर्स ये नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी।
ठीक है। तो इनिशियली जो ए की वैल्यू थी वो 10 थी और बी की वैल्यू 10 थी। तो इस वाली स्टेटमेंट के बाद आपने लिखा इफ़ ए इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है जो आपने इफ़ के अंदर लिखा, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो अब बी की वैल्यू कितनी हो गई 9, ठीक है, 10 - 1। अब ये प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो प्रिंट एफ में क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू है 10 और बी की, यहाँ पर बी माइनस माइनस लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पहले वैल्यू है पहले वो आपकी एज इट इज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। यानी बी की वैल्यू आपकी 9 हो गई थी इस वाली स्टेटमेंट में, तो आपकी जो वैल्यू है वो 10 और 9 ऐसे की ऐसी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जाकर आपकी जो ये बी की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होगी। यानी पहले जो ये वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसी टाइम पे ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जाकर आपकी जो बी की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होगी। तो आपका आंसर ये बी वाला नहीं होगा, आपका इस आंसर ए वाला होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है, इसलिए जो आपकी ये बी वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट यहाँ पर करेगी। ठीक है, तो कुछ लोग गलती कर सकते हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि ये कंपेयर करने को बोल रहा है, तो कंपेयर करने के लिए मैं बता दूं कि ये 2 बार इक्वल टू लगता है आपका। ठीक है, तो ये वाला डाउट आपके समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें आपको इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपकी वैल्यू x2 ले दी है और y 0। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए मैंने आपको अभी पोस्ट डिक्रीमेंट की हमने बात की थी। ये क्या है, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, y प्लस प्लस। तो देखिए ये आपको टर्नरी ऑपरेटर पता होगा। टर्नरी ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूँ, मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है और इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर रहता है। तो ये एक कंडीशन रहती है। ठीक है, अगर ये ट्रू है यानी इसकी वैल्यू 1 है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है यानी 0 है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं इस वाली लाइन को देखकर कि जो भी z की वैल्यू होगी वो इस वाली टर्नरी ऑपरेटर की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, y प्लस प्लस, जो कि ये है कंडीशन आपकी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है, पहली स्टेटमेंट y इज इक्वल टू 1 एंड x, ये आपकी पहली स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट है 0। ठीक है, अब देखिए जो y की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं या फिर पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं तो पहले जो एज इट इज वैल्यू होती है स्टेटमेंट उसी वैल्यू पर जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद जाकर आपकी स्टेटमेंट, उसके बाद जाकर आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो y की वैल्यू चूँकि 0 है तो यहाँ पर केवल आपका 0 ही रहेगा, और क्योंकि ये 0 है तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 1 हो या ट्रू हो तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर फॉल्स हो या फिर 0 हो तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फॉल्स है क्योंकि y की वैल्यू मैंने आपको बताया कि इनिशियल 0 है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये वाली सेकंड वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सेकंड वाली एग्जीक्यूट होगी तो जो आपकी z की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप z को प्रिंट करा रहे हैं तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट का कंसेप्ट। यानी पहले स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद जाकर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट में अगर मैं y को प्रिंट कराता तो वैल्यू y की 1 आती, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू 0 रही है क्योंकि ये पहले स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जाकर इंक्रीमेंट करेगा। अगर मैं इस तरीके से लिखता तो यहाँ पर उल्टा हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है। तो आप लोग गूगल कर लेना अच्छे से कंसेप्ट समझने के लिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए 5th क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं हम लोग ये जल्दी से क्वेश्चन। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये रिकर्सन कॉल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इसका आउटपुट बताना है कि क्या रिटर्न करेगा अगर n की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर अगर मैं 6 पुट करूँ तो इफ़ n इक्वल्स टू 1 तो n की वैल्यू तो 6 है, तो ये तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अगर ये n की वैल्यू 6 है तो मैं डायरेक्ट आउटपुट लिख देता हूँ कितना आ रहा है। यानी अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट मुझे कितनी देगी, 6 - 1 यानी 5 प्लस फंक्शन ऑफ 5। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ 5 हुआ है तो यानी 5 फिर से यहाँ पर कॉल होगा, ये वाला फिर से कॉल होगा। तो यहाँ पर 5 है, ये
1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 5 तो 1 के इक्वल नहीं है, तो ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो फंक्शन 5 की वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस फंक्शन 4। ठीक है, अब जो 4 है वो फिर से यहाँ पर जाएगा, तो जब 4 यहाँ पर कॉल होगा तो ये 4 फिर से 1 के इक्वल नहीं है, तो फिर से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी ये रिटर्न करेगा n-1, यानी कि 3 प्लस फंक्शन ऑफ 3। ठीक है, फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी फिर इसी तरीके से 2 प्लस फंक्शन ऑफ 2, राइट। अब जब मैं फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू लूँगा तो फंक्शन ऑफ 2 कितना रहेगा, फिर ये रिटर्न करेगा 1 प्लस फंक्शन ऑफ 1। ठीक है, और फंक्शन ऑफ 1 जब मैं फंक्शन ऑफ 1 को कॉल करूँगा तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये रिटर्न 0 कर देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। तो 5 4 3 9 3 12 2 14 1 15, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये वाला देख लीजिए, ये वाला बता दीजिए आप कैसे करेंगे। तो देखिए वैसे तो नॉर्मली हम लोग करते हैं कि सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात करते हैं। हालांकि सी की बात करें तो सी में डिफरेंट ऑपरेटर्स रहते हैं जिनकी अलग अलग प्रेसिडेंस रहती है, तो हमें उसी ऑर्डर में करना रहता है। ठीक है, इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हम प्रेफरेंस देते हैं वो मल्टीप्लाई को देते हैं, उसके बाद डिवाइड को, और उसके बाद मोडुलो ऑपरेटर आपका। ठीक है, ये अगर हम लोग इनकी बात करें। ठीक है, तो आपको गूगल पे मिल जाएगी पूरी की पूरी प्रेफरेंस वाली लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद जाकर हम लोग प्लस माइनस को देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका सबसे पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 5 4 20 और उसके बाद डिवाइड। ठीक है, तो 10 प्लस 9 आपका 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो एक बार ऑपरेटर्स ज़रूर से देख लेना एक बार कि किसकी क्या क्या प्रेफरेंस रहती है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये सब आप लोग अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट आप देख लीजिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं रहेगी अगर आप लोग स्ट्रक्चर और यूनियन में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए अगर आप स्ट्रक्ट और यूनियन में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। देखिए अगर आपने कुछ स्ट्रक्ट ऐसे डिफाइन किया है जिसमें मान के चलिए दो चीज़ें हैं, दो डेटा टाइप्स हैं, एक है आपका इंट ए और एक है आपका कैर सी। ठीक है, तो हमें पता है कि इंट 2 बाइट्स लेता है और कैर आपकी 1 बाइट लेता है। ठीक है, तो अगर मैं इस स्ट्रक्ट का, इस वाले स्ट्रक्चर का अगर मैं साइज बताऊं तो इसका साइज हो जाएगा 2 + 1 3। ठीक है, क्योंकि इसमें दो डेटा टाइप्स हैं, एक है इन टाइप का और एक है कैर टाइप का। लेकिन अगर यही स्ट्रक्ट की जगह यूनियन होता, ठीक है, तो क्या होता है यूनियन में, क्या होता है कि जो भी हाईएस्ट मेमोरी आपका लेता है, जो भी डेटा टाइप आपका हाईएस्ट मेमोरी लेता है, वही यूनियन का साइज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके डेटा टाइप्स हैं वो सब ऐड हो जाते हैं, जबकि यूनियन में हाईएस्ट वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो अगर आपका यही यूनियन होता तो इसका साइज कितना होता, 2 होता, क्योंकि इंट की वैल्यू जो है वो 2 है जबकि कैर की वैल्यू 1 है, तो इनमें हाईएस्ट इंट की वैल्यू है, तो इस वाले यूनियन का जो साइज है वो 2 हो जाता। जबकि अगर ये स्ट्रक्चर होता तो इसका साइज कितना होता, 2 + 1 3। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप एक एक लाइन पढ़ लीजिए। साइज ऑफ बी इज ग्रेटर देन साइज ऑफ क्यू। अगर पी स्ट्रक्चर है और क्यू यूनियन है तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमें बताना है कि कभी भी पॉसिबल ना हो, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कि स्ट्रक्ट का जो साइज़ था वो 3 था जबकि यूनियन का साइज़ 2 था, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। तो ये वाली स्टेटमेंट, ये तो आंसर हो नहीं सकता इसका। साइज ऑफ बी इज इक्वल टू साइज ऑफ क्यू, तो ये भी हो सकता है। ये किस केस में हो सकता है, अगर सपोज करिए कि मैंने स्ट्रक्ट में एक ही डिफाइन कर दिया है, मान के चलिए स्ट्रक्ट में बस मैंने लिख दिया इंट ए। ठीक है, और उसी तरीके से यूनियन में भी लिख दिया मैंने इंट ए, तो दोनों का साइज कितना होगा, दोनों का साइज होगा 2 बाइट्स, दोनों का साइज होगा 2 बाइट्स। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई, यानी ये भी पॉसिबल है। लेकिन साइज ऑफ पी इज़ लेस देन साइज ऑफ क्यू, यानी जो स्ट्रक्चर का साइज है वो यूनियन के साइज से कम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है।
इक्वल टू जरूर हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता स्ट्रक्चर का साइज। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू 56 दी है, बी की वैल्यू 876 दी है। पूछ रहा है कि टी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें टी की वैल्यू पूछी है। तो आप देखिए यहाँ पर आप 56 लिखोगे, यहाँ पर 876, टी इक्वल टू 0। तो जब तक बी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये एग्जीक्यूट होने वाला है, और जबकि बी की वैल्यू इनिशियल क्या है 876। ठीक है, तो देखिए यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला वाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक ए बी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, और बी की इनिशियल वैल्यू है 876, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टी की वैल्यू रिटर्न करानी है, टी की वैल्यू इसमें बतानी है। चलिए तो एक स्टेटमेंट लेके देख लेते हैं, इनिशियल कितना होगा। इनिशियल फंक्शन को हम लोग चला के देखते हैं। तो जब ए की वैल्यू 56 है, ए इक्वल टू 56 है, तो मैं इस वाली लाइन में चलता हूँ। ठीक है, तो बी के अंदर है टी इक्वल्स टू कितना हो गया, टी प्लस ए। टी की वैल्यू 0 है तो इनिशियल हो गया 56, और बी इक्वल्स टू हो गया 876 इनिशियल वैल्यू है, तो इसमें से 1 माइनस करके यानी 875। ठीक है, उसके बाद दोबारा क्या होगा, दोबारा ये वाला वाइल लूप चलेगा। तब फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि बी की वैल्यू अभी 0 तो हुई नहीं है। तो उस वाले केस में क्या होगा, अब टी कितना होगा, टी इक्वल्स टू टी प्लस ए। इनिशियल थी 56, फिर 56 इसमें और ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू 56 है ना, ए की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ए की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर रहे 56। तो ये हो गया आपका 112। ठीक है, और बी की वैल्यू एक और डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी हो जाएगा 874। जब तीसरी बार चलोगे तो जो टी की वैल्यू है वो हो जाएगी 112 प्लस 56, और बी की वैल्यू हो जाएगी 873। ठीक है, तो इसमें साफ पता लग रहा है, यानी आपका जो वैल्यू है, ये जो आपका लूप है, ये कितनी बार चलने वाला है, 876 टाइम्स चलने वाला है। ठीक है, जब तक जो बी की वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाती। ठीक है, और तो इस केस में टी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हम लोग हर बार 56 ऐड कर रहे हैं। टी की वैल्यू इनिशियल 0 थी, उसके बाद हमने 56 ऐड किया, फिर 56 ऐड किया, फिर 56 ऐड किया। तो ये वाला लूप चलेगा आपका 876 टाइम्स, और 876 टाइम हम लोग 56 की वैल्यू ऐड करेंगे टी में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 876 इंटू 56। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो ये वाला वाइल लूप है ये आपका 876 टाइम चलने वाला है, क्योंकि हम लोग हर एक आइट्रेशन में बी की वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये जब तक चलेगा जब तक बी की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, और जो टी की वैल्यू है उसमें हम लोग हर एक स्टेप में 56 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये लूप ख़त्म होगा, इसमें टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 876 इंटू 56। तो इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर 49056 आ जाएगा, यानी बी वाला। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना, आपको समझ में आया होगा आई होप। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन। इसमें भी आपको सूडो कोड के आउटपुट निकालना है जब n की वैल्यू 2 हो। तो ये भी रिकर्सन टाइप में क्वेश्चन है। तो चलिए तो हम लोग पहला स्टेप देखते हैं। देखिए जब n की वैल्यू 2 है तो ये वाला इफ वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गई नहीं, क्योंकि ये तो जब ही होगी अगर n की वैल्यू 4 हो। ठीक है, तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये कितना रिटर्न करेगा, 2 इंटू फंक्शन ऑफ 2 + 1, है ना, n की वैल्यू 2 है तो फंक्शन ऑफ 3। अब फंक्शन ऑफ 3 फिर से कॉल होगा, तो यहाँ पर 3 तो 4 के इक्वल है नहीं, फिर से एल्स पार्ट रिटर्न होगा। तो ये कितना करेगा, 2 इंटू फंक्शन ऑफ 3 + 1 यानी फंक्शन ऑफ 4। अब क्या होगा, अब फंक्शन ऑफ 4 जब कॉल होगा तो n = 4 है, तो ये रिटर्न n कर देगा। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू है 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो आंसर कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 4 यानी 16। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपको सूडो कोड की वैल्यू निकालनी है अगर इनपुट की वैल्यू 4 हो। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, अगर जो इनपुट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है तो आपकी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर 0 के इक्वल है तो आप एज इट इज़ जो आपकी इनपुट की वैल्यू है यानी नम की वैल्यू है वो आप रिटर्न कर दोगे।
तो इनिशियली क्या है, इनिशियली जो इनपुट की वैल्यू है यानी नम की वैल्यू है वो 4 है। तो हम देखते हैं पहले क्या रिटर्न होगा आपका। पहले रिटर्न होगा नम प्लस यानी 4 प्लस 4 इंटू सम ऑफ n-1 यानी सम ऑफ 4-1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप फिर से यहाँ पर 3 आएगा आपका, तो 3 तो 0 के इक्वल है नहीं, तो फिर से ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी यानी सम ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 प्लस 3 इंटू सम ऑफ 2। ठीक है, अब सम ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, सम ऑफ 2 तो क्योंकि फिर से एग्जीक्यूट होगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 इंटू सम ऑफ 1, राइट। फिर आप सम ऑफ 1 की वैल्यू लिखोगे और सम ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 इंटू सम ऑफ 0। अब क्या होगा, अब यहाँ पर सम ऑफ 0 आएगा तो नम की वैल्यू 0 आ गई, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगी यानी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आएगा, अब आपको ये वाला सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आपका 64 आ जाएगा। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शिफ्ट ऑपरेटर यूज हुआ है, तो आपको आपको x को 3 बार शिफ्ट करना है और जो y की वैल्यू आएगी उसको आपको प्रिंट करा देना है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है, यानी 0 0 0 1 है ना। इसको आपको 3 बार शिफ्ट करना है। तो जब आप पहली बार शिफ्ट करोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, दूसरी बार शिफ्ट करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा 1 आपका, और जब तीसरी बार शिफ्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और इसको आप क्या लिखते हो, ये आपकी वैल्यू है 8 की, है ना। तो आपका जो आउटपुट है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है एक क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट कि आप स्ट्रक्ट का जो साइज है वो कैसे निकालेंगे और यूनियन का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंट रहता है वो आपकी 2 जो बाइट्स है वो कवर करता है, जबकि जो कैर है वो आपका 1 बाइट कवर करता है। तो यहाँ पर आपका 8n है यानी आपके 10 एलिमेंट्स रहेंगे, तो 2 इंटू 10 यानी टोटल कितनी 20 बाइट्स आपका यहाँ पर कवर हो गई और 1 बाइट यहाँ पर हो गई, तो टोटल आपकी 21 बाइट्स कवर हो गई है। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर का साइज़ कितना होगा 21, राइट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। तो देखिए इसमें बैक की वैल्यू 5 दे दी है और एंड की वैल्यू 6 7 दे दी है। तो ये इफ़ वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो बैक की वैल्यू है वो लेस देन है, जबकि ये ग्रेटर देन के लिए बोल रहा है, तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ फटाफट। तो ये क्या बोल रहा है 4 n = 7, क्योंकि एंड की वैल्यू हमारी 7 है, और n ग्रेटर देन 5 और n-, राइट। इस तरीके से इसने n-1 इस तरीके से इसने फोर लूप लगाया है, और अंदर बोल रहा है कि सम = सम प्लस n हो जाए और n = n-1 हो जाए। हालांकि और जो हमें प्रिंट कराना है वो n की वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा कि n की वैल्यू 7 रहेगी, और ये अंदर आएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि n-1 हमने कर दिया है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर एक और डिक्रीमेंट होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब ये फिर से चेक करेगा यहाँ पर कि n > 5 है, यस है, तो ये एक बार फिर से अंदर आएगा तो n की वैल्यू यहाँ पर एक डिक्रीमेंट हो जाएगी जो कि हो जाएगी 4, और उसके बाद एक बार यहाँ पर डिक्रीमेंट होगी तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद ये फिर से चेक करेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि जो 3 है वो तो ग्रेटर देन है नहीं 5 से। ठीक है, तो ये फोर लूप के बाहर आ जाएगा और n को प्रिंट कर देगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियली क्या था, इनिशियली आपकी n की वैल्यू जो थी वो 7 थी, ठीक है, जबकि जो बैक की वैल्यू थी वो 5 थी आपकी, राइट। आप फोर लूप के अंदर गए, आपने एक n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिक्रीमेंट हो गई, आपकी 6 हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आपकी 5 हो गई n की वैल्यू। उसके बाद आपने एक बार फिर से कंडीशन चेक करी कि क्या 5 जो है वो ग्रेटर देन = 5 है, क्योंकि बैक की वैल्यू तो मेरी 5 है ना,
तो ये इक्वल टू तो 5 है, तो इसलिए एक बार फिर से फोर लूप के अंदर जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो n की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। उसके बाद एक बार फिर से ये वाली स्टेटमेंट जाएगी n इक्वल्स टू n-1, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या n की वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन बैग है, यानी बैग की वैल्यू 5 थी, तो क्या 3 ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए ये फोर लूप के बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा, तो ये 3 वैल्यू आपकी आ जाएगी। राइट, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए आपको इसका आउटपुट बताना है, इसका आउटपुट कितना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ ये वाली स्टेटमेंट अगर ये सही है तो ये प्रिंट कर दो, नहीं तो फिर ये प्रिंट कर दो। तो देखिए जब आप इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जाओगे तो सबसे पहले तो आपका यही प्रिंट हो जाएगा, सी क्वेश्चन बैंक, यानी या तो आपका ऑप्शन ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि आपने इफ़ के अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपकी चली है, तो ये सी क्वेश्चन बैंक जिसमें लिखा है ये भी आपका प्रिंट होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब आपको इतना तो आपको पता ही है कि जो ये वाली वैल्यू है ये आपकी नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो अगर नॉन जीरो वैल्यू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, देखिए इसका भी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। सपोज करो मैंने लिखा कि a इक्वल्स टू प्रिंट एफ और यहाँ लिख दिया मैंने YZ। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी 2, यानी ये क्या करता है, ये आपके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स गिनता है। जब भी ऐसी बात आती है तो ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स गिनता है। तो यहाँ यानी यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये इफ़ लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी क्वेश्चन बैंक तो कितने हो गए 4 3 7 12, तो यानी इफ़ 12 प्रिंट एफ, तो क्योंकि जो 12 है वो तो नॉन जीरो वैल्यू है, इसलिए आपका ये प्रिंट हो जाएगा आई नो सी। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी सी क्वेश्चन बैंक आई नो सी। राइट, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें आपको इसका आउटपुट बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से। तो देखिए आप लोग यहाँ पर गौर से देखिए, इस वाली लाइन पर आप ध्यान से देखिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो एरर आएगी वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी आपकी। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको ये नहीं सोचना कि ABC तीनों को 50 कर दिया है लास्ट में, तो 50 50 50 इसका आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर ही नहीं सकते। आप कैसे करते हो, या तो आप ऐसे करोगे इंट a इक्वल्स टू 10 कोमा b इक्वल्स टू 10, ऐसे करोगे ना। राइट, या फिर कैसे करोगे, या फिर आप ऐसे कर दोगे कि इंट a कोमा b कोमा c, उसके बाद a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 50। अगर आप ऐसे चलाते तो चल जाता, लेकिन जो ये वाली स्टेटमेंट है ये आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगी। राइट, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका आउटपुट निकालना है। तो b की वैल्यू 10 है, तो फॉर a फ्रॉम 1 to 4 b इक्वल्स टू b प्लस a, और आपको c को प्रिंट कराना है। तो एक 1 by 1 चलते हैं। तो इनिशियल b की वैल्यू 10 थी और a की वैल्यू जब 1 रही होगी तो b की वैल्यू हो जाएगी 10 + 1 यानी 11। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में a की वैल्यू 2 होगी, तो b इक्वल्स टू 11 पहले से है, 11 + 2 यानी 13। थर्ड स्टेप में क्या होगी कि 13 वैल्यू है b की और a की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि हमें a को 1 to 4 चलाना है ना, तो 13 + 3। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, 16 ये हो चुकी है पहले से, 16 प्लस a की वैल्यू जब 4 होगी तो 4, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 20। राइट, तो उसके बाद आपको फॉर लूप से बाहर आकर c इक्वल्स टू b/5 यानी 20/5 यानी 4, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। राइट, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप पढ़ लीजिए एक बार। तो देखिए ये बोल रहा है कि आपको इस वाले सूडो कोड में गलती बतानी है कि कहाँ पर आपने गलती की है। ठीक है, तो ये आप पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर गलती है किसी लाइन में, तो आपको गलती बतानी है। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर है या नहीं इसका सूडो कोड लिखा है। तो प्राइम नंबर कोई नंबर कब होता है, अगर वो खुद से डिविजिबल हो या फिर सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, यानी किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, स्टार्टिंग में i की वैल्यू 2 रख दी है और वाइल लूप चला रहे हैं जब तक जो i की वैल्यू है वो n से लेस देन है। ठीक है,
और अगर n i से डिविजिबल है तो सिंपल है नोट प्राइम, अगर नहीं है तो प्राइम। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए अगर मैंने नंबर दिया 7, ठीक है, अगर मुझे चेक करना है कि 7 प्राइम है या नहीं है, तो इनिशियली इन्होंने i को 2 लिया, तो इन्होंने देखा कि वाइल 2, देखिए ये वाला वाइल वाला लूप एग्जीक्यूट होगा अब, तो जो 2 की वैल्यू है वो 7 से कम है तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इफ़ n इज़ डिविजिबल बाई i, यानी जो 7 है वो क्या i से डिविजिबल है, तो i से डिविजिबल तो है नहीं, तो ये प्रिंट प्राइम, तो इन्होंने डायरेक्ट प्रिंट प्राइम कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया कि भाई अगर i से डिविजिबल नहीं है तो मैं आपको प्राइम प्रिंट कर दूँ। जैसे जो 7 था वो 2 से डिविजिबल नहीं था, ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट प्राइम प्रिंट कर दिया, जबकि आगे के जो एग्जीक्यूशन है वो इन्होंने चेक ही नहीं किए। अब इस वाले केस में तो जो 7 है वो सच में प्राइम है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अगर आप i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करते 3 आता, ठीक है, तो उसके बाद भी आप देखते कि ये प्राइम पर ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ले लेता हूँ n की वैल्यू, अगर मैं 9 ले लेता हूँ, मुझे चेक करना है 9 के लिए कि 9 प्राइम है या नहीं है। तो देखिए लूप में चलते हैं लाइन बाई लाइन, तो i = 2 लिया इन्होंने, तो इन्होंने चेक किया कि 2 क्या 9 से लेस देन है, तो फिर ये वाले स्टेटमेंट इन्होंने चलाई, तो जो 9 है वो क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसलिए हम लोग एल्स में आ गए और हमने प्राइम इसको प्रिंट कर दिया, जबकि ये प्राइम नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये तो 3 से आपका डिविजिबल है ना, तो इसलिए प्राइम नहीं था, तो इस वाली स्टेटमेंट में आपकी गलती है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ नहीं बल्कि आपकी बाहर आनी चाहिए जब आपका जो वाइल की कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाए कंप्लीट, राइट। तो जो आपकी जो मिस्टेक है वो 7th लाइन में है, तो अब 7th आप यहाँ पर लाइन नंबर 7 आप बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें आपको इसका आउटपुट बताना है, तो वही है टर्नरी ऑपरेटर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें क्या रहता है। इसमें मान के चलिए इस तरीके से है, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो ये देखते हैं अगर ये ट्रू है या फिर नॉन जीरो वैल्यू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अगर ये फॉल्स है या फिर जीरो है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 10 लिखा है यानी जो कि है नॉन जीरो वैल्यू, तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, पहले वाली कोलन से पहले वाली। ठीक है, अब कोलन से पहले वाली स्टेटमेंट क्या है, ये लिखा है 0 5 1। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब जब नॉन जीरो वैल्यू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, जबकि अगर जीरो वैल्यू होगी तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन आल्सो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए ये वाला सूडो कोड आप लोग देख लीजिए, इसमें आपको इसका आउटपुट बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये टेस्ट स्ट्रिंग, इन्होंने एक टेक्स्ट में स्ट्रिंग ले ली है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, देखिए टेक्स्ट ऑफ ए, टेक्स्ट ऑफ, देखिए जैसे ये टेक्स्ट है, अगर मैं टेक्स्ट के अंदर 0 लिखूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी टी, यानी इस वाली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट के अंदर 1 लिखूं, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई, यानी सेकंड कैरेक्टर, राइट। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने लूप चला दिया है 0 से लेकर लेंथ ऑफ टेक्स्ट तक। टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, 11, यानी ये हर एक कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा और चेक करेगा कि क्या उसकी वैल्यू CH की इक्वल है, यानी क्या उसकी वैल्यू T के इक्वल है, अगर है तो वो C में ऐड कर देगा। यानी बेसिकली हमें देखना है कि T कितनी बार आ रहा है इस वाली स्ट्रिंग में। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 है ना, T 3 टाइम्स आ रहा है आपका, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखा है, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर C की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तो आपको C की वैल्यू प्रिंट करा देनी है। ठीक है, तो C आपका 3 बार आ जाएगा क्योंकि 3 बार आपका T आया है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B यानी 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, अगर हम लोग लिखते हैं कैर x = a, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू कितनी होगी, a, क्योंकि a मैंने डिफाइन ही की है कि x कैरेक्टर टाइप का है। लेकिन अगर मैं लिखूँ इंट x = a,
तो इस केस में x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इन x को मैंने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है, लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ मैं x इक्वल्स टू a। तो इस केस में क्या होगा ना, ये इसकी s का ही वैल्यू लेगा। जो a की वैल्यू रहती है वो आपकी 97 रहती है। यहाँ पर मैंने स्मॉल a लिखा है, अगर मैं कैपिटल A लिखता तो इसकी वैल्यू रहती है 65, राइट, क्योंकि कैपिटल A की जो s का ही वैल्यू होती है वो 65 होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसको इंट x इक्वल्स टू a लिखता तो इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू होती वो 97 होती, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कराता तो वो 97 होता। लेकिन इस केस में क्या है, ये फ्लोट लिखा है, और फ्लोट में क्या रहता है आपको पता ही है कि आप लोग डेसिमल के बाद की वैल्यू भी लिखते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अप टू 6 डेसिमल प्लेस आप लोग वैल्यू लिख दोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 97.6 टाइम्स 0, राइट। तो राउंड 1 यानी सुडोकोड राउंड के बाद आपका राउंड 2 आएगा, जो कि रहेगा आपका इंग्लिश MCQ टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा, तो अगर आप इसको क्लियर करते हैं उसी के बाद आप लोग थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई करोगे, जो कि रहेगा आपका गेम बेस्ड राउंड। ठीक है, तो आपको जो ये इंग्लिश वाला राउंड है, वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं, आपको अच्छे से परफॉर्म करना है इसमें भी। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है, इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपको इस सेंटेंस में भर देना है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है कि राम फेल्ट वेरी डैश व्हेन ही फेल टू स्कोर द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जब राम अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पाया तो राम को कैसा लगा। ठीक है, तो अब देखिए ये सेंटेंस पढ़ के ही पता लग रहा है कि ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ आएगी, यानी जब बंदा फेल होगा तो उसे कुछ नेगेटिव ही लगेगा। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन देखने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैं जुबिलियंट आपको बताता हूँ, तो जुबिलियंट का मीनिंग होता है एक्साइटेड, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। ठीक है, थ्रिल भी इसी तरीके से होता है, थ्रिल का मतलब भी होता है फुल ऑफ जॉय, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए कोई भी बंदा जब फेल होगा तो वो बोर तो फील करेगा नहीं। ठीक है, तो बचता क्या है, बचता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, सैड। ठीक है, डल। तो आपका जो फर्स्ट आंसर रहेगा वो आपका ग्लूमी हो जाएगा, राइट। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें आप सेंटेंस पढ़ के बता सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट है ये लास्ट नाइट का है, यानी पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है। तो पास्ट सेंटेंस में क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल था उसने स्टूडेंट को बुलाया चैम्बर में और हमें पिक्चर दिखाई कि किसने स्कूल बेल को चुराया था। ठीक है, तो जब बात पास्ट में हो रही है तो जो ये वाला स्टील है आपका, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, इसकी जगह पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यूज होगा, राइट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड स्टोलन, यानी थर्ड फॉर्म आपकी लग जाएगी, राइट। तो यानी जो आपकी मिस्टेक है वो डी में है, फोर्थ पार्ट में आपकी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनेगा तो आपको हैड स्टोलन यूज करना रहेगा, राइट। चलते हैं हम लोग थर्ड की तरफ। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर एक डैश दे दिया है, तो इन्होंने बता दिया कि इसमें मिस्टेक है, तो इसकी जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप एक बार पढ़िए। देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ़ सी न्यू इट बिफोर एंड सी वुड हैव बीन मोर कॉशियस, यानी अगर वो पहले से इस बात को जानती तो वो और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती। ठीक है, तो इससे साफ पता लग रहा है कि जो ये वाला सेंटेंस होगा यहाँ पर हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट हम लोग यूज करेंगे, तो आपका ये लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आपकी यहाँ पर सेंटेंस की लग जाएगी, ताकि ये पास्ट में हम लोग बात करें। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड नोन। तो न्यू की जगह आप हैड नोन यूज करोगे, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें क्या है कि इसमें आपको इस वाले सेंटेंस में से इनमें फिल करना है, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपको फिल करना है। तो आप एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इस शहर में कार को खरीदना बहुत ही ज़्यादा डैश हो गया है जब से जो लोकल बॉडी है उन्होंने डैश 1 टाइम पार्किंग चार्ज स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि कार को ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है जब से जो चार्ज थे उसको डिमिनिश किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चार्ज होती है या फीस होते हैं तो उसको आप डिमिनिश नहीं कर सकते। डिमिनिश सही वर्ड नहीं है, क्योंकि जो डिमिनिश है वो साइज़ के लिए यूज होता है आपका, राइट। तो प्राइस के लिए तो डिमिनिश यूज नहीं होगा।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड ये कि जब से ये क्या बोल रहा है कि जब से जो पार्किंग चार्ज है वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इंक्रीज लिखूँगा अगर, तो कार को ख़रीदना बहुत ज़्यादा फिजिबल हो गया है, जो कि गलत है, क्योंकि अगर आपके पार्किंग चार्ज इंक्रीज होंगे तो कार को ख़रीदना फिजिबल नहीं होगा, ये उल्टा होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि कार को ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है जब से जो चार्ज है उसमें पार्किंग चार्ज में हाइक हुआ है। तो इट साउंड्स गुड, ये आपका आंसर हो सकता है। हम लोग फोर्थ और देख लेते हैं। तो फोर्थ में क्या कह रहा है कि कार को ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है जब से जो प्राइस में है वो सर्ज हुआ है। तो सर्ज का मीनिंग होता है सडन चेंज, यानी सडन हाइक। तो अगर सडन हाइक हुआ है तो कार खरीदना कॉमन नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका गलत है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका थर्ड, राइट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें देखिए, इसमें आपको एक वर्ड दिया हुआ है एक्सीड, और इसको आपको इसका सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी एक तरीके से आपको इसका सिनोनियम बताना है, राइट। देखिए एक्सीड का मतलब क्या होता है? एक्सीड का मतलब होता है कि किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेना, यानी एग्री करना। तो देखिए इसमें ऑप्शन वाइज चलते हैं हम लोग। तो देखिए रिफ्यूज़ तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि रिफ्यूज़ तो अपना भी मना कर देना है। ठीक है। कॉम्प्लाई हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लाई का मीनिंग यही है कि अगर आप किसी की विश को या कमांड को आप एक्सेप्ट कर लो तो उसका मीनिंग कॉम्प्लाई ही हम उसे बोलते हैं। तो कॉम्प्लाई आपका हो सकता है, एडवांस नहीं हो सकता है, पोस्टपोन भी नहीं हो सकता है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा आपका कॉम्प्लाई। तो आपको इसमें सिनोनियम बताना था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें यहाँ पर बता दिया इन्होंने कि इसमें एरर है, और इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, देयर स्ट्रीट्स आर टू नैरो सो नो पार्किंग ऑफ कार्स आर अलाउड ऑन बोथ साइड। तो इसे ध्यान से देखिए आप, यहाँ लिखा है आर अलाउड, राइट। तो आर कब यूज होता है? आर हमेशा प्लूरल के साथ आपका यूज होगा, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग पार्किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्किंग आपकी सिंगुलर होती है, राइट। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। अब आप एक बार पढ़िए, देयर स्ट्रीट्स आर टू नैरो सो नो पार्किंग ऑफ कार्स इज अलाउड ऑन नाइदर साइड, या फिर इज अलाउड ऑन आइदर साइड। तो ऑफकोर्स ये नाइदर साइड तो कुछ सेंस बनाता नहीं है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि इज अलाउड ऑन आइदर साइड, राइट। तो आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि हमने इज क्यों यूज किया? क्योंकि पार्किंग सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज यूज होता है, आर यूज नहीं होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें आपको कैंडिड का आपको सिनोनियम बताना है, सिमिलर वर्ड। तो कैंडिड क्या होता है? कैंडिड होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी विदाउट एनी डेविएशन। तो इसमें आपका ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है, एरोगेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। फ्रैंक आपका हो सकता है, केयरलेस का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। केयरलेस मतलब सेंस बनाता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फ्रैंक बिल्कुल वही बंदा होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो कैंडिड का मीनिंग आपका जो सिमिलर है वो आपका फ्रैंक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका फ्रैंक हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो इस सेंटेंस को 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, तो आपको इसमें मिस्टेक बतानी है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या है ना कि यहाँ पर इवन बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब इवन बिफोर आता है या फिर आफ्टर आता है या फिर बिफोर आता है, तो जो आपका सेंटेंस रहता है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहेगी, जबकि जो सेकंड वाली स्टेटमेंट रहेगी वो आपकी सिंपल पास्ट में रहेगी, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट में है, जबकि ये आपकी पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको रोट की जगह आपका क्या आएगा? हैड रिटन, ठीक है। तो ग्रामर में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मोस्टली आप लोगों को ये ज़रूर चेक करना है, अगर सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो आपको पास्ट परफेक्ट ज़रूर यूज करना है वहाँ पर। तो ये वाली चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। आप यूट्यूब पर आप अच्छे खासे लेक्चर देख लेना, लंबे लंबे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको सेंटेंस में किस तरीके से एरर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए ही हैज़ बीन इल डैश 2 वीक्स। तो देखिए इसमें तो साफ पता लग रहा है कि अगर आप 2 वीक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 4 रहेगा, ठीक है। अगर मैं कहता कि ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट सैटरडे, तो वहाँ पर सिंस आ जाता,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका क्योंकि डेफिनेट है तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, राइट। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें आपको इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरने हैं, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये बोल रहा है कि डैश पिक्चर्स जो कि टोबैको से रिलेटेड हैं वो डिफरेंट एजेस को काफ़ी सालों से दिखाई जा रही हैं, लेकिन उसने कितना इम्पैक्ट बनाया है ये हमें बताना है, ठीक है। इन दोनों को हमें फिल करना है। इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड शोइंग नो डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्मोकर्स, तो पहले ही बता दिया है, हालांकि जो नंबर ऑफ स्मोकर्स हैं वो घट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि वो पिक्चर्स कैसी थी और उसने सोसाइटी पर कैसा इम्पैक्ट बनाया है, जबकि इन्होंने पहले से बता दिया है कि जो नंबर ऑफ स्मोकर्स हैं वो फिर भी घट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक एक फिल करके देखते हैं। इट्स बट हैव मेड क्लियरली विजिबल इम्पैक्ट, तो देखिए फर्स्ट वाला नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि इन्होंने क्लियरली विजिबल इम्पैक्ट बनाया है ग्राउंड पर, लेकिन अगर क्लियरली इम्पैक्ट बनाया होता तो जो नंबर ऑफ स्मोकर्स हैं वो घटने चाहिए थे, जबकि हो उल्टा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ स्मोकर्स घट नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब इम्पैक्ट अच्छा नहीं बना हुआ है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो इसी हिसाब से आपको, तो देखिए पहले वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, सेकंड वाला आपका हो सकता है, क्योंकि लिटिल इम्पैक्ट बोल रहा है, तो बहुत ही कम इम्पैक्ट इन्होंने बनाया है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग रख लेते हैं अभी। थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वाइट विजिबल इम्पैक्ट भी नहीं बनाया है, क्योंकि जब नंबर ऑफ जो स्मोकर्स हैं वो घट ही नहीं रहे हैं तो क्वाइट तो आप लोग यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ये फोर्थ वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो बेयरली विजिबल इम्पैक्ट, तो काफ़ी कम इम्पैक्ट बनाया, तो यानी अभी तक सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट वाला देख लेते हैं, डैश पिक्चर्स ऑफ द डैमेज। तो एक तो है, देखिए एक घासली और एक है अट्रैक्टिव। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वाली इमेज है ये आपकी अट्रैक्टिव तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो टोबैको की जो इमेज होती हैं वो आपने देखा होगा कि थोड़ी हॉरर टाइप में रहती हैं, मतलब अट्रैक्टिव तो नहीं रहती ना। और घासली का मीनिंग क्या रहता है कि वो थोड़ी डरावनी पिक्चर्स रहती है, यानी जो भी आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखोगे अगर टोबैको के, तो वो थोड़े उसी सेंस में किए जाते हैं कि ये कितना खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव पिक्चर्स नहीं रहती हैं, राइट। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत ही हॉरर सी पिक्चर्स रहती हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, और उन्होंने काफ़ी लिटिल इम्पैक्ट बनाया है सोसाइटी के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, जिस कारण जो नंबर ऑफ स्मोकर्स हैं वो घटे नहीं हैं कुछ, राइट। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देर आर ट्रीज ओल्ड एज द रोड, तो 2 4 इंटू ऑल एलोंग द रोड, ठीक है। तो आपको साफ ही पता लग रहा है, आप एक बार सेंटेंस पढ़ लोगे तो साफ ही पता लग रहा है, ऑल एलोंग द रोड, एलोंग द रोड आपका सही आंसर रहेगा, राइट। चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए इसमें क्या है कि नॉट क्लेवर टू सॉल्व विद दिस प्रॉब्लम इनफ, तो देखिए आपको पढ़ के ही पता लग रहा होगा दिक्कत यहीं पर है। सो यू कांट से दैट ही इज़ इनफ क्लेवर, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि ही इज़ इनफ क्लेवर, बट हमेशा यही कहा जाता है कि ही इज़ क्लेवर इनफ, राइट। तो इसी तरीके से जो आपका ये वाला सेंटेंस है, नॉट क्लेवर इनफ, नॉट क्लेवर इनफ, तो ये दोनों हो सकते हैं। नॉट इनफ ये नहीं हो सकता है, नॉट इनफ क्लेवर ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सेंटेंस हो सकता है। तो नॉट क्लेवर इनफ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, नॉट क्लेवर इनफ दिस प्रॉब्लम टू सोल्व, तो ये वाला सेंटेंस भी सही नहीं है, ये आपको साफ ही पता लग रहा होगा पढ़कर। तो आपका सही आंसर होगा बी, यानी ही इज़ ए स्मार्ट बॉय बट ही इज़ नॉट क्लेवर इनफ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए, तो इंग्लिश एमसीक्यू राउंड के बाद अब हम लोग आ गए हैं राउंड 3 पर, जो कि आपका होगा गेम बेस्ड एप्टीट्यूड राउंड, जिसमें कि आपके गेम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये भी आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाते हैं डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग के। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें आपको सुडोको टाइप में भरना रहता है। जैसे कि ये डिफरेंट शेप्स हैं, आपने बचपन में सुडोको जरूर खेला होगा। तो उसमें क्या रहता है कि आपको रो में और कॉलम में कंप्लीट करना रहता है, और कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपकी जो ये शेप्स हैं, इनको आपको इन रो और कॉलम में फिल करना रहेगा, और कोई भी जो शेप है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस वाली रो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चारों डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो इसमें आप देखिए, इसमें आपका ये प्लस वाला सिंबल भी है, ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, ये नहीं है स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, राइट।
चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस वाली रो को देख लेता हूँ। तो इस वाली रो में देखिए सर्कल भी आपके पास, प्लस भी है, स्क्वायर भी है, ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अब आप इस वाले कॉलम को देखिए, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर आ गया है, ट्रायंगल आ गया है, प्लस का साइन आ गया है, सर्कल नहीं आया है, तो इसका आंसर आपका सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क में आपका सर्कल आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप इसे देख लीजिए, इसमें क्या है कि इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस वाली रो को फिल करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका ट्रायंगल मिसिंग है, तो इस वाले कॉलम में ऑफ कोर्स ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाली रो को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, यहाँ पर एक ट्रायंगल मिसिंग है और एक ये स्क्वायर मिसिंग है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल नहीं आ सकता है क्योंकि ये इस वाले कॉलम में रिपीट कर जाएगा अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लिखूँगा तो ऑफ कोर्स जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, और जब ट्रायंगल यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या बचता है, स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर है और एक ट्रायंगल आपका यहाँ पर है। तो अगर मैं इस वाली कॉलम को फिल करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल कहाँ पर लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता क्योंकि ये इस वाली रो में रिपीट कर जाएगा। यहाँ पर भी मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता क्योंकि ये इस वाली रो में रिपीट कर जाएगा। यहाँ पर पहले से सर्किल है तो मेरा ट्रायंगल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रायंगल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया है, इस बार 4 की जगह 5 ग्रिड आ गई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस बार हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप भी एक बार दिमाग लगाइए, मैं भी आपको बताता हूँ देखिए कैसे करना है। तो देखिए हम लोग पहले इस वाले कॉलम को फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस वाले कॉलम में क्या क्या मिसिंग है, एक तो स्टार मिसिंग है और एक ट्रायंगल मिसिंग है। ठीक है, तो देखिए स्टार आपका यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि ये इस वाली रो में रिपीट कर जाएगा, तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टार आएगा। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल आ गया है, यहाँ पर आपका स्टार आ गया है। अब हम लोग इसे फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्क्वायर आपका यहाँ पर है, एक स्क्वायर आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली रो की बात करूँ तो स्क्वायर आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो स्क्वायर आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब आप इस वाले कॉलम को भरने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, क्या क्या मिसिंग है, इस वाले कॉलम की बात करूँ तो एक सर्किल मिसिंग है आपका और एक ट्रायंगल मिसिंग है। ठीक है, तो देखिए सर्किल यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि ये इस वाली रो में रिपीट कर जाएगा, तो सर्किल आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो सर्किल यहाँ पर आया तो क्या बचता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल आपका यहाँ पर आ गया है। राइट, अब आपका ट्रायंगल यहाँ पर आ गया है, तो बचता क्या है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब आप इस वाले कॉलम पर फोकस करिए, सेकंड वाले कॉलम पर। तो देखिए अगर मैं इसे फिल करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये इस वाली रो में रिपीट कर जाएगा। यहाँ पर मैं ट्रायंगल नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये इस वाली रो में रिपीट कर जाएगा। यहाँ पर मैं ट्रायंगल नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि वो इस वाली रो में रिपीट कर जाएगा, पहले से इसमें। ठीक है, यहाँ पर पहले से स्क्वायर है तो मेरा ट्रायंगल यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ट्रायंगल हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको डिडक्टिव में मिल सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग। देखिए इसमें प्लीज मार्क द ऑब्जेक्ट दैट डजंट फिट द रूल। तो इनमें से जो भी ओड वन आउट जैसे क्वेश्चन होते थे वो आपको चेक करने रहेंगे। तो इसे आप एक बार ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि अगर आप हर एक पिक्चर को देखो तो हर एक में जो सेकंड वाली पिक्चर है वो बाहर है, लेकिन इसके अंदर एक के अंदर दूसरी पिक्चर है। ठीक है, तो ये आपका रूल को फिट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इसमें आपको वही बताना है। तो देखिए इसे देख लीजिए आप एक बार। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 4 5, 4 3 2 और 2। तो ऑफ कोर्स जो ये लास्ट वाला है यहाँ पर आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 1 to 5 पहले इंक्रीज हुआ, फिर 5 से 1 तक जा रहा था ये। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर 2 की जगह 1 होना चाहिए आपका। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें देख लीजिए आप, इसमें भी यही पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो रूल में फिट नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसको भी देखोगे तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं सब के एक के अंदर एक है। राइट,
लेकिन केवल यही है जो कि बाहर है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो ये देख लीजिए आप एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप एक एक पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको ये वाला ओड वन आउट मिल जाएगा, क्योंकि जो ये वाली इमेज है ये फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि जो एक कटे वाला पोर्शन था ये आपका ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए थी, ये वाली इमेज कुछ इस तरीके से बननी चाहिए थी आपकी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका ओड वन हो गया है, ठीक है। तो ये रूल को फिट नहीं कर रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपका ये ब्लॉक है ब्लैक वाला, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। अब इसके बाद आप इसको ऊपर आना चाहिए था, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे आना चाहिए था इसको, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं फोर्थ राउंड पर, जो कि रहेगा बिहेवियरल टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि इसको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं, और ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है। यानी इसमें केवल आपके बिहेवियर स्किल को चेक किया जाएगा, कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आ सकते हैं जिस तरीके के क्वेश्चन। तो आई मेक फ्रेंड्स ईजिली, क्या मैं जल्दी से फ्रेंड बना लेता हूँ। तो आपको एग्री करना है, या फिर एब्सोल्युटली एग्री, या फिर डिसएग्री, आई कांट से समथिंग, है ना। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन होंगे, एक दो और ऑप्शन हो सकते हैं कि स्ट्रोंगली एग्री, स्ट्रोंगली डिसएग्री, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें एग्री कर देता हूँ। आई हैव अ विविड इमेजिनेशन, एग्री। आई वरीड अबाउट थिंग्स, डिसएग्री, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव इंप्रेशन आप पर डाल रहा है, ठीक है। आई लव लार्ज पार्टीज, एग्री, ठीक है। आई बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, एग्री, राइट। आई गेट एंग्री इजली, डिसएग्री, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी पर्सनैलिटी पर। आई टेक चार्ज, एब्सोल्युटली एग्री, ये आपको बताएगा कि आप लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर हैं, ठीक है। आई एक्सपीरियंस माई इमोशन इंटेंशनली, इस पर भी डिसएग्री करना रहेगा आपको, ठीक है। और आई एम ऑलवेज बिजी, डिसएग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई गेट इरिटेटेड इजली, डिसएग्री। तो इस तरीके का कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको डिसएग्री करना रहेगा, ताकि आपकी कोई भी नेगेटिव इमेज ना बने, ठीक है। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं बता दूं कि इसमें आप कोई भी आंसर दोगे कुछ भी गलत या सही नहीं रहता है, क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, ये केवल आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आपको केवल आंसर देना है, एग्री डिसएग्री करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मॉक टेस्ट जो हमने पूरा सोल्व किया है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। पूरा नया पैटर्न जो कैपजेमिनी ने अभी लॉन्च किया है, तो नए पैटर्न पर ये मॉक टेस्ट था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज करिए, कोई भी क्वेश्चन है तो मैं वहाँ पर सभी के रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़ी अपडेट हो तो वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।